कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को सलाम हो जाए। ये पंक्तियां सिर्फ किसी कवि के मन का भाव नहीं है, बल्कि पूरे देशवासियों के मन का भाव व्यक्त करती हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई निर्मम आतंकी घटना भारत के धैर्य की परीक्षा थी, जब निर्दोष नागरिकों को केवल उनके धर्म के आधार पर मौत के घाट उतारा गया। यह सिर्फ मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा पर भी आघात था, क्योंकि जब भारत ने इस दंश को झेला तो भारत की व्यथा, भारत की जो हम कह सकते हैं अनुभूति थी, वो हर एक देशवासी की जो अनुभूति थी वो बहुत दुखद थी। लेकिन भारत ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि शांति की इच्छा हमारी शक्ति की कमजोरी नहीं है, और जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से, एक ऐसा सटीक, रणनीतिक और सीमित सैन्य उत्तर जो अंतरराष्ट्रीय कानून, जवाबदेही और सैन्य संयम का बेहतरीन उदाहरण बन गया। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जैसा कि इसका नाम ही है, सिंदूर नाम ही व्यक्त करता है किसी भी भारतीय संस्कृति में विवाहित स्त्री के सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में। यह बात इस बात का भी प्रतीक है कि समाज की महिलाओं को सुरक्षित रखने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। इसीलिए इस ऑपरेशन को एक विशेष तौर पर जो इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, वो ये नाम ही इस प्रतीक को चरितार्थ करता है। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। शुरुआत करते हैं कि क्या है इस ऑपरेशन की खास बातें। इन सभी पक्षों को समझेंगे तो 7 मई को रात को इस ऑपरेशन को किया गया और पाकिस्तानी यानी कि 7 मई का जो शुरुआत थी दिन की, उस दिन की शुरुआत ही हुई 6 मई के बाद की जो रात की घटना थी, यानी 1 बजे की शुरुआत की ये पूरी की पूरी घटना है। और इस समय पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित जो आतंकी जो शिविर हैं उनको निशाना बनाया गया, और यही इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। अब क्या है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो दरअसल पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी शिविर संचालित किए जा रहे थे उनको निशाना बनाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया और एक बड़ा ही सटीक और सैन्य हमला ये किया गया। अब इस हमले की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का प्रत्युत्तरात्मक हमला था। इसका मतलब कि पहले अगर कोई घटना घटित होती है जिससे कि किसी को कोई दंश होता है, तकलीफ होती है, उसके बाद उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर, यानी कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक के तौर पर, पहलगाम में जैसी कि पहले धार्मिक घटना हो चुकी थी जिसमें 26 लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, उसी के रिटेलिएटरी स्ट्राइक के तौर पर इस पूरी की पूरी मुहिम को चलाया गया। और इसमें पुरुषों की हत्या की जो जवाब के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जैसा कि 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके पहले अगर उसके बाद देखें बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी 2019 में, उसी प्रकार। लेकिन ये जो हमले किए गए थे पहले, वो केवल 1 और 2 जो ठिकाने थे उनको ही टारगेट किया गया था। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल 9 ठिकानों पर यहाँ आप देखेंगे एक साथ हमले किए गए। तो इस तरह से एक विस्तृत हमले के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब इसमें किसको किसको टारगेट किया गया, सबसे पहले उन जगहों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहावलपुर को टारगेट किया गया, जो कि बेसिकली कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। 100 किलोमीटर तकरीबन अंदर है अगर आप देखेंगे, और ये पाकिस्तान के पंजाब जो वहां का प्रांत है वहां पर इसकी स्थिति है। और जैश ए मोहम्मद जो एक आतंकी संगठन है, जैश ए मोहम्मद के गढ़ के तौर पर इसको देखा जाता है। उसी का ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर मौजूद है। जो मसूद अजहर था इस संगठन का प्रमुख, भारत के जो विमान अपहरण का एक कांड हुआ था, आपको याद होगा, IC 814 1999 में, तब इसको रिहा किया गया था। उसके गढ़ के तौर पर, जैश ए मोहम्मद के गढ़ के तौर पर इस जगह को देखा जाता है। तो यहाँ पर एक हमला बहावलपुर में हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मुरीद के, इसकी भी स्थिति पंजाब में ही है, पंजाब जो पाकिस्तान में स्थित है। और लश्कर ए तैयबा नामक आतंकी संगठन के गढ़ के तौर पर इसको देखा जाता है, उसके मुख्यालय के तौर पर देखा जाता है। हाफिज सईद जो मुंबई हमले 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में,
जिसके लिए जिम्मेदार था, उसके गढ़ के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, जो कि पीओके की राजधानी के तौर पर जिसको जाना जाता है, मुजफ्फराबाद में जो है एक अटैक किया गया, क्योंकि यहां से कई आतंकी शिविरों को संचालित किया जा रहा था और आतंकवादी सीमा पर घुसपैठ के लिए मुजफ्फराबाद का नाम अक्सर सुर्खियों में छाया रहता है। इसके अलावा कोटली, जो कि पीओके में ही स्थित है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्थित है, यहाँ से राजौरी और पुंछ जैसे संवेदनशील जिलों में घुसपैठ होती रहती है। अब आप देख सकते हैं कि ये बहावलपुर, जो कि पाकिस्तान में पंजाब में है, स्थिति इसकी। इसके अलावा मुरीद की मुजफ्फराबाद, इसके अलावा ये देख सकते हैं कुछ अन्य स्थान भी हैं, कोटली के अलावा भीमबेर है, इसके अलावा चकामरू है, तो ये कुछ अन्य स्थान भी है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो ये 4 प्रमुख स्थान थे जो कि जहां से आतंकी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका नेचर क्या था? तो देखिए, उद्देश्य तो आप सभी जान रहे हैं कि भारत की एक जो प्रतिरोधक क्षमता है, यानी डिटरेंस है, उसको फिर से स्थापित करना था। और साथ ही साथ इसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो 3 चीजों पर केंद्रित है। तो फोकस था, मतलब केवल जो हमला किया गया वो आतंकी शिविरों पर हमला किया गया। दूसरा था मेजर्ड था, यानी पूरी तरह से सीमित और नियंत्रित था, कंट्रोल्ड वे में किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार के आम नागरिकों को कोई हताहत न हो या कोई सैन्य उनके ठिकाने पर हमला नहीं किया गया। साथ ही साथ नॉन एक्सलेरेटरी था, यानी एक्सलेरेटरी ये तब होता है, यानी बढ़ावा भड़काने के लिए ये हमला तब माना जाता है, जबकि युद्ध भड़काने की मंशा तब मानी जाती है जब हम विशेष तौर पर जो आतंकी शिविर है उनको निशाना न बना के आम पब्लिक या आम जो उनके सैन्य हम कह सकते हैं जो चौकियां हैं उनको अगर निशाना बनाए तो वो युद्ध भड़काने वाली स्थिति मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हमला था वो विशेष तौर पर जो आतंकी शिविर थे उन पर केंद्रित था। तो फोकस था, मेजर्ड था, नॉन एक्सक्लेटरी था। साथ ही साथ जो भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि हमारे हमले सुनियोजित और संयमित थे और हमने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है। ये भी अपने आप में इसकी प्रकृति को समझने की जरूरत है। अब देखिए, तैयारी की अगर बात करें तो तैयारी एक दिन में नहीं होती है। इसकी तैयारी एक तो देखिए सटीक थी, अर्थात सटीक निर्देशित मिसाइल जो होती हैं, प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो कि सीधे निशाने पर जाती हैं और इसमें जीपीएस, लेजर या इंफ्रारेड गाइडेंस से सीधे लक्ष्य को टारगेट किया जाता है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोलैटरल डैमेज नहीं होता, मतलब आसपास की चीजों को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिससे कि हम जिस टारगेट को करना चाहते हैं, जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हम उसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एक और दूसरा गैर उकसावे वाला था, यानी नॉन एक्सलेटरी का मतलब सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था, जिससे कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसके अलावा हमले से पहले की जो सैन्य तैयारी थी, तो वायुसेना की अगर बात करें तो 6 मई की शाम को ही उसने एक नोटम जारी किया। वैसे तो सभी सेनाओं ने, तीनों ही सेनाओं ने तैयारी की थी, लेकिन वायुसेना ने भी एक नोटम जारी किया और उसने कहा कि नोटम क्या होता है, तो नोटिस टू एयरमैन इसको बोलते हैं, यानी कि एक आधिकारिक सूचना, एक आधिकारिक नोटिस होती है कि किसी क्षेत्र में हवाई गतिविधियों के होने की वजह से उस क्षेत्र में जाने पर खतरा होता है। इस नोटिस में इस बात को बताया जाता है कि उस क्षेत्र में आप न जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक तरह का माहौल बनाया गया कि हम ये शो करने की कोशिश की गई कि एक जो नियमित अभ्यास होते हैं वो अभ्यास यहाँ पर होने वाला है और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा के पास ही अभ्यास होता है। जैसे कि पूर्व नियोजित जो नियमित प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास होते हैं, उसी अभ्यास का एक माहौल बनाया गया जिसमें कि सभी फाइटर जेट शामिल होंगे, ये बात कही गई। और इस अभ्यास को, जो कि पूर्व नियोजित एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के तौर पर इसको बताया गया, इसको एक कवच की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि इसके भ्रम में फिर से इस मुहिम को अंजाम दिया जा सके। तो इसकी तैयारी हम कह सकते हैं कि नियोजित थी, पूर्व नियोजित थी। अब इस पर प्रतिक्रिया क्या है, तो पाकिस्तानी प्रतिक्रिया यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी सेना का यह मानना है कि केवल 3 स्थानों पर ही मिसाइलों से हमले हुए हैं। वहीं पर अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना ने कहा है, सेना की जो सूचना शाखा है यानी एडीजीपीआई ने एक्स पर ये कहा है, जो कि पहले ट्विटर जिसका नाम था उस पर पोस्ट करके लिखा है, हैशटैग पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। यानी ये इस बात से ही आप पूरा भाव समझ गए होंगे और रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात को दोहराया है कि ये कार्रवाई भारतीयों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए
प्रतिबद्धता के तहत की गई है, जैसा कि इसका नाम ही है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित स्त्री के सम्मान, सुरक्षा, आत्मसम्मान का प्रतीक है। इस बात का प्रतीक है कि समाज की महिलाओं को सुरक्षित रखने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, और उस राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को निभाते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आगे अगर बात करें तो इसमें कौन से हथियार प्रयोग में लाए गए, तो हथियारों की अगर बात करें तो इसमें आपको याद होगा कि पहले हमने जब बालाकोट जब स्ट्राइक हुई तो उस समय हमने मिराज 2000 का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर एक अत्याधुनिक राफेल जो फाइटर जेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, इस चित्र में आप देख सकते हैं। और राफेल विमानों के साथ साथ उनके ऊपर स्काल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इस चित्र में आप देख सकते हैं। और हैमर प्रिसीजन बम का इस्तेमाल किया गया, जो कि तीसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब एक एक करके अगर हम इनके ऊपर बात करते हैं, इन हथियारों के ऊपर, तो देखिए स्काल्प जो है क्रूज मिसाइल है, इसको स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, यानी कि तूफान की परछाई के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो इसकी भी खासियत है जिसकी वजह से इसको जाना जाता है। स्काल्प की अगर बात कर लें तो एमबीडीए इसका निर्माता है और एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, 300 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। और देखिए इसमें स्टील्थ क्षमता होती है, यानी कि रडार से बच निकलने में सक्षम होता है। साथ ही साथ नाइट और ऑल वेदर ऑपरेशन, इसका मतलब रात में ऑपरेशन कर सकता है, किसी भी मौसम में ये ऑपरेशन कर सकता है और किसी भी वक्त कर सकता है। नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये टारगेट को जीपीएस और जो इसकी टेक्निक है उसकी वजह से सटीकता से ये मार गिराने में सक्षम है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है तो रडार से भी बचने में और आश्चर्यजनक रूप से हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा अगर देखें तो हैमर बम इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसको हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज इसका फुल फॉर्म है। इस बम की खास बात क्या है, तो ये जो बम होता है तो सैफरान फ्रांस ने इसको डेवलप किया है, बनाया है। ऑल वेदर एयर टू ग्राउंड ये बम होता है, किसी भी मौसम में इसको हवा से ग्राउंड पे इसको गिराया जा सकता है। और प्रेसिशन ग्लाइड बम है, ग्लाइड बम का मतलब जो थोड़ा सा तैरते हुए जाता है बम हवा में, अगर दूर से ही आप बहुत ऊंचाई से इसको छोड़ दे तो ये तैर के उस टारगेट तक पहुंच जाएगा, और कम ऊंचाई से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, तो ये इसकी खास बात है। तो यहाँ पर जैमिंग के प्रति संवेदनशील नहीं है, ये भी एक खास बात है कि जैमिंग से इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और साथ ही साथ फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर में घुसपैठ करने की ये क्षमता रखता है। तो ये इस तकनीकी का, इन हथियारों का, इन बम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 9 टारगेट जो स्थान थे उनको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। आतंक के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को, और एक हम कह सकते हैं कि जो बदला है, बदले ही की ही बात करेंगे, क्योंकि जो सुहाग उजड़े थे उन सुहागों को एक थोड़ा न्याय मिलने की दिशा में इस मुहिम को देखा जा रहा है। अभ्यास प्रश्न की अगर बात करेंगे तो स्काल्प मिसाइल का प्रमुख निर्माता कौन है, इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं इसका सही जवाब देने की। विकल्प आपके सामने है, लॉकहीड मार्टिन, डीआरडीओ, एमबीडीए या सैफरन। सही और सटीक उत्तर देना आप न भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, पढ़ते रहें।